अभिषेक जी, मैं एक एक तस्वीर दिखा दूं। इनका नाम है एल्विश यादव जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत क्रेज थे, ये बिग बॉस जीत के आए थे, यंगस्टर्स के रोल मॉडल थे। और इनका जो फोटो लगी है ऊपर, वो जरा वो ध्यान देने वाली है। वो के रैना एक बड़े फिल्म स्टार हैं, उनको इन्होंने अपने उसमें लगाया है। और के रैना की ये फोटो शौर्य पिक्चर की है, जहां पे लास्ट में वो डायलॉग जब कहता है कि के मेनन, सॉरी के मेनन, माफ कीजिएगा। और लास्ट में वो डायलॉग कहता है कि मुसलमान जो है ये दीमक की तरह इस देश को खा रहा हूं, मैं उसको चुन चुन के मार। ये सब उसको संकेत कर रहा है कि ये एल्विश यादव जी क्या है। एल्विश यादव जी बीजेपी के बाद दुलारे थे। उनको खट्टर साहब तो स्टेज पे ले जाके उनसे लाड़ प्यार और उनका सम्मान करते थे। ये सिर्फ यही नहीं है, बीजेपी की उस समय की सांसद मेनका गांधी तक का आरोप था कि ये सांपों का जहर रेव पार्टीज में, जिससे उस जहर से नशा और बढ़िया हो, वो बेचने का काम भी करते थे। मैं अभिषेक जी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो यंगस्टर्स की एक बड़ी टीम है, वो केवल पैसा ही नहीं है, वो पेट्रोनेज है, वो रिकॉग्निशन है, वो जैसे भाई बिग बॉस अगर जीत के आ रहे हैं, क्या ये भी एक बड़ा इंसेंटिव है कि आप इस तरह का क्या ट्रोल बनिए, तो आपके लिए एक नई राहें खुल रही हैं अभिषेक जी। और इसको कैसे रोका कैसे जाएगा, कोई रास्ता है अभिषेक जी? आनंद वर्धन जी, मैं आज की घटना आपको बताता हूँ। अभी चूंकि आपके कार्यक्रम में मुझे 5 बजे शामिल होना था, तो मैं घर से निकल रहा था। और घर से निकल रहा था तो मेरी सोसाइटी में 3-4 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल हैं। एक दिन तो मेरे से बहस भी हो गई थी, और उन लोगों ने घेर करके ही मेरे से बहस की थी कि आपको अलग अलग चैनलों पे देखते हैं, आप वही। तो इस तरह के लोग हर सोसाइटी में है। आज मैं आ रहा था तो आज वही 3-4 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल मेरी सोसाइटी में नीचे पार्क पर बैठे हुए थे बेंच पर, और देखकर फुसफुसा रहे हैं कि देखो ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये निकले अब अपने एजेंडे पर। तो इस तरह की चीजें हर जगह है, हमारे आपके घर में है, मोहल्ले में है। घर की बात बताऊं, मेरे घर के लड़के पूछते हैं, कुछ ऐसे लड़के मेरे घर में भी हैं जो बकरीद के दिन फोन करके कहते हैं कि आज तो आप जाइएगा उन लोगों के यहाँ खाना खाने। इस तरह की बातें करने वाले लोग हो गए हैं। और ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये 10-12 सालों में, जैसा शीतल सर अभी कह रहे थे, स्थिति 10-12 सालों में ज्यादा बिगड़ी है। और ज्यादा कैसे बिगड़ी है? एक सोशल फैब्रिक टूटता चला गया। पहले जिस प्रकार से सोसाइटी में किसी तरह के फेस्टिवल को एक कलेक्टिवली सेलिब्रेट करने की, सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करने की परंपरा थी, चाहे वो ईद बकरीद हो, छठ हो, दिवाली हो, वो अब टूटती जा रही है। दूसरी, ये इस तरह के जहर बोने वाले लोग, खासकर 9/11 की घटना के बाद जिस ढंग से माहौल पूरी दुनिया में बना, अब इस देश के लिए संयोग था या दुर्योग था, अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि 9/11 की घटना के तकरीबन 20-25 दिन बाद एक व्यक्ति गुजरात में मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री बनने के 3-4 महीनों बाद वहां पर एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक बवाल होता है। और उस तरह से जिस आदमी की पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुई हो, वो मुख्यमंत्री बनने वाले महोदय का नाम है नरेंद्र मोदी। वो कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़े, कोई उनकी डेमोक्रेटिक लर्निंग नहीं थी, सीधे सीधे बीजेपी ने उनको सीएम बनाकर भेज दिया। और उस माहौल को कैश करने की जो कोशिश हुई, उस बयान के जरिए आप देखने की कोशिश करें जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, मुझे लगता है कि अजय सर को भी याद होगा, शीतल सर को भी याद होगा, आपको भी याद होगा, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गुजरात में जो भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। ये बयान उन्होंने मीडिया में आकर दिया था। तो इस तरह की चीजें जब गुजरात में हुई और वहां से उनकी फैन फॉलोइंग बननी शुरू हुई, आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम मुख्यमंत्री आपने देखे। नरेंद्र मोदी का ही चुनाव क्यों किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हैं? ना तो उन्होंने पार्लियामेंट में कोई बड़ा वक्त बिताया था, ना ही उनका 20-25 साल का कोई एज ए लेजिस्लेचर कोई करियर था असेंबली में। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान थे, रमन सिंह थे, उसी दौर में देखिए तो राजनाथ सिंह थे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर, सुषमा स्वराज थी, तमाम अनंत कुमार थे, तमाम ऐसे लोग थे। नरेंद्र मोदी का चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी का चुनाव उस माहौल में किया गया जिस माहौल में आरएसएस ने भी ये देखा, बीजेपी को भी ये लगा कि यहां पर सांप्रदायिकता की बुनियाद एक किस तरह से रखी जा सकती है, जिसमें एक तरफ सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ मंडल पॉलिटिक्स के बीच में नरेंद्र मोदी के पिछड़ा कार्ड को घुसेड़ने की कवायद, ये दोनों एक साथ हो सकता है। नरेंद्र मोदी की का पॉलिटिकल कैपिटल क्या था, राजनीतिक पूंजी क्या थी?
नरेंद्र मोदी के साथ क्या था जिस वजह से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में बाकी नेताओं पर आगे बढ़े अपने जनरेशन में? अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा बोलते थे, वाक्पटुता थी, लंबा संसदीय जीवन था, तो अपनी जनरेशन में वो जनसंघ और बीजेपी में आगे बढ़ गए। मोदी जी में क्या था? मोदी जी में बस यही था कि सोशल मीडिया का जिस प्रकार से दुरुपयोग करने वाली टीम उनके पास थी या उनके कथित संरक्षण में खड़ी हुई थी, एक वो टीम थी। दूसरा एक ऐसा सांप्रदायिक चेहरा था जो इस देश में एक अल्पसंख्यक, खास अल्पसंख्यक समुदाय को कथित तौर पर ठीक करना जानता था। और उस नफरत की बुनियाद पर जिस समाज के अंदर इतना बड़ा मैंडेट दिया गया, 30 सालों के बाद किसी को मेजोरिटी दी गई, तो ये तो होना ही था, क्योंकि यही काम कर इसी सोच के तहत तो लाया गया था। कांग्रेस के विरोध में हवा थी, कांग्रेस के विरोध में उस हवा में लाल कृष्ण आडवाणी भी लड़ते तो 250 सीट आती, कोई भी होता तो आती 2014 में। सवाल है मोदी जी को लाया क्यों गया? मोदी जी को लाया गया इसलिए कि एक तो फाइनेंशियल मामला था प्रमोद महाजन के देहांत के बाद कि पार्टी की आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी होगी, लेकिन उससे भी बड़ा जो दूसरा मामला था यही था कि इस देश के एक जनरेशन के ऊपर कम्युनल हैंगओवर कैसे चढ़ाया जाए, और वो चढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। आज के चुनावी नतीजों को आप देखें तो साफ जाहिर होता है कि अभी 20% ही उतरा है, अभी 80% बचा हुआ है, और उस 80% को उतरने में वक्त लगेगा। अभी जो हालात आप देख रहे हैं अपने घर मोहल्ले में देखिए, प्रोफेसरों को देखिए यूनिवर्सिटी में किस तरह की बातें लोग करते हैं, किस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं। आईएएस और पीसीएस लोग जिनके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो समाज के सो कॉल इंटेलेक्चुअल के साथ किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा। और किस तरह की व्हाट्सएप फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं, और किस तरह के मैसेज पर अगर आप थोड़ा डिसेंट व्यू उसमें रख दें तो कैसा रिएक्शन आता है आपके ऊपर। ये सारी चीजें आप देखिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सोसाइटी के अंदर जो जहर भरा गया है, जिस ढंग से इंजेक्ट किया गया है, उसमें एलवीस यादव की बात आप कर रहे थे। एलवीस यादव जैसे लोग सिर्फ एक मोहरा हो सकते हैं, अजित भारती जैसे लोग सिर्फ एक मोहरा हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। अजित भारती को मैं जानता हूं लंबे वक्त से, जब मुखर्जी नगर के पीछे गांधी विहार में वो रहा करते थे तब से मैं जानता हूं, और किस तरह से कम्युनल फ्लेवर सोसाइटी के ऊपर चढ़ाया जाता है। जरा इसको देखना हो तो कुछ राइट विंगर्स के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं उसमें जाकर के देखिए, और तो और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आप सोसाइटीज को देखें, हाई राइज को देखें, शायद ही कोई सोसाइटी होगी जिसमें आरएसएस की शाखा नहीं लगती होगी, और वहां क्या बातें होती है कभी आप जाकर के देखने की कोशिश कीजिए, कभी आपके करीबी लोगों की बातों को जो उन शाखा में जाते हैं सुनने की कोशिश कीजिए, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज मैं बता दूं, शाखा में जाने वाले, आज की ही बात है, सुबह में शाखा में जाने वाले एक व्यक्ति मेरे पड़ोसी हैं, उनका भाई, पहले आप जानते हैं कि बाहर से जो एमबीबीएस करके आते थे उनको इंडिया में एक एग्जाम पास करना होता है और फिर उनको इंटर्नशिप करनी होती है किसी न किसी एक्रेडिटेड मेडिकल हॉस्पिटल के साथ जुड़कर। वो 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अब वो इस बात से परेशान तो है कि 3 साल की इंटर्नशिप हो गई है, लेकिन उसे भी वो देशहित में मान रहे हैं कि मोदी जी ने जो किया है तो ठीक ही किया होगा, या करने जा रहे हैं तो ठीक ही करने जा रहे हैं। ये असर है सोसाइटी के ऊपर। इससे निकले आदमी तो कैसे निकले, और कहां तक निकालने में सोसाइटी को कोई कामयाब हो पाएगा, क्योंकि लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को भूल गए। लोग आर्थिक जरूरतों से इतर जाकर के अपनी सामाजिक जरूरतों को भी भूल गए हैं, और सबसे पहले लोगों को लगता है कि नहीं, एक तो किसी न किसी प्रकार की तानाशाही के अंदर रहने की आदत, वो तानाशाही के अंदर रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं। सोसाइटी का एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि हम एक डिक्टेटरशिप के अंदर में रहे। वो हिटलर उनके आइकन हो सकते हैं। मीन काम्फ की बात वो करते हैं। मीन काम्फ को पूछ दीजिए आप किसी की और से कि ये तो जर्मन टर्म है, इसको उसके बारे में पूछ दीजिए कि मीन काम्फ का मतलब क्या हुआ इंग्लिश या हिंदी में, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो बातें करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे खाकी वाले। तो इस ढंग की सोच जो सोसाइटी में विकसित हो गई है, कहीं आपको एलवीस यादव के रूप में दिखेगी, कहीं आपको अजीत भारती के रूप में दिखेगी, कहीं आपको मनीष कश्यप के रूप में दिखेगी, तमाम ऐसे लोगों के रूप में आपको दिखाई देगी जो तरह तरह की बातें करते हैं। बीजेपी के एक सांसद है, पहले की उनकी भूमिका को देखें तो आप उनको अब कह सकते हैं कि नचनिया हुआ करते थे। वो सांसद महोदय, एक दिन मेरे से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि फिरोज खान का परिवार है, ये 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, फिरोज खान का परिवार है इनका, सोनिया गांधी का परिवार, राहुल गांधी का परिवार।
जी आवाज, अभिषेक जी आवाज चली गई, आवाज चली जी। गई। हाँ, अब आ रही है आवाज? आ तो गई, आ एक गई। सांसद महोदय है, उनको मैंने बता भी दिया कि आपकी पार्टी में सौमित्र खान भी है, तो चुप्पी लगा गए थे। तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं और लोगों के बीच जाकर करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोसाइटी किस दिशा में चली गई थी। थोड़ा प्रयास सफल हुआ है, थोड़ा और सफल होना बाकी है। देखिए कैसे जी, सफल होता है, क्या होता है। लेकिन इन ट्रोलर से जी, तो हम सभी परेशान हैं, सोशल मीडिया से जी। लेकर अपनी सोसाइटी तक, हाउसिंग सोसाइटी तक।